नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बॉडी में क्या-क्या चेंज होते हैं, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। इसके पहले हम आप लोग को क्या बताए थे कि फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन-कौन से बॉडी में बदलाव होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा चीज़ बताया जाएगा जो कि आपके लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है। कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं बताया जाएगा जिससे कि आप गुमराह हो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। तो चलिए जानते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्राइमेस्टर किसको कहते हैं। ट्राइमेस्टर कहने का मतलब होता है कि 3 महीने का जो समय होता है उसको एक ट्राइमेस्टर मानते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीना, सेकंड ट्राइमेस्टर में 3 महीना, उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 महीना, यानी कि टोटल 9 महीने हो गए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में, जैसे कि 27 वीक से लेकर जब तक कि आपका डिलीवरी ना हो जाए उस समय तक में क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कहने का मतलब है कि सांस फूलना। कभी भी आप सांस लेते हैं तो एकदम ऐसा लगेगा कि सांस लिया नहीं जा रहा है, जिसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर सांस फूलना। क्या होता है कि बेबी का साइज बड़ा होता है, यूट्रस धीरे 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 वो बड़ा हो रहा है, तो इस दौरान क्या होता है कि आपका जो ये डायफ्राम होता है, जहाँ पे लंग्स जो लगा हुआ है, तो ये एरिया ऊपर दबता है। तो दबने की वजह से क्या होता है कि आपको सही से सांस लिया नहीं जाएगा, जिससे कि आपको लगता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है या फिर सांस फूला जा रहा है। इस दौरान क्या होगा कि कोई भी आप ऐसा काम कर ले जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत होता है, तो उस दौरान आप महसूस कीजिएगा कि बहुत जल्दी थक गए हैं या फिर हाँफने लगे हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो इस दौरान आपको ऐसा महसूस होगा। तो जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका सांस फूलता है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आप अपना पोस्चर पे ध्यान दें। जैसे कि जिस पोस्चर में कोई भी काम कर रहे हैं या फिर बैठ रहे हैं या फिर सो रहे हैं, तो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको बदलिए। उसी पोस्चर में आपको नहीं रहना है। या फिर जब आप सोने जा रहे हैं तो उस दौरान भी क्या होता है कि आप जिस पोस्चर में सो रहे हैं, जिस पोजीशन में आप सो रहे हैं, जिसके वजह से भी आपको सांस फूलता है, तो उस दौरान क्या करना है कि आपको तकिया का इस्तेमाल करना है। तकिया नीचे रख लीजिएगा तो बॉडी हल्का ऊपर उठा रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। इस दौरान आपको करना है कि रिलैक्सिंग और डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना है। जैसे कि आप एकदम गहरी सांस अंदर लें, फिर छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें। जल्दी जल्दी नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होकर करना है। ये कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा कि आपको सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको मदद हो सकती है। स्वेलिंग या फिर एडिमा, इसमें क्या होता है कि सूजन आ जाना, फूल जाना। क्या होता है कि जो पैर होता है, इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पैर सूज गया है या फिर फूल गया है। ऐसा क्यों होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि शरीर में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि फ्लूइड बढ़ रहा है। जब भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर फ्लूइड बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि वही आपके शरीर में इकट्ठा होगा। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं वो इकट्ठा होता ही है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि एडिमा या फिर स्वेलिंग हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि पैरों को ऊपर उठा के रखना है। जैसे मान लीजिए कि सो रहे हैं या फिर बहुत सारा ऐसा खड़ा होकर काम कर रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक वैसा काम नहीं कीजिए। कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए या फिर लेट जाइए, पैरों को हल्का उठा के रखिए, जिससे कि आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा और ये एडिमा का जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस दौरान क्या करना है कि आपको नमक का सेवन कम करना है। नमक क्यों सेवन कम करना है? क्या होता है कि जब भी आप नमक खाते हैं तो नमक खाते ही ब्लड में जाएगा, और ब्लड क्या करता है कि जो शरीर के अंदर, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है, उसको भी ब्लड में खींच लेता है। एक तो ब्लड भी ज़्यादा है और सेल के अंदर जो पानी है उसको भी खींच लेगा, तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि नमक इस दौरान कम खाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद क्या करना है कि आपको रात में पैरों का मसाज करना है। क्या करना है कि पैरों को ऐसे ऊपर रख देना है, ऐसे नहीं करना है, इस तरह से करके आप इसमें मसाज कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्वेलिंग या फिर एडिमा जिसको बोलते हैं, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? फॉल्स लेबर पेन। कहने का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता है। कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब जैसे फैला हुआ है वो सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि वो काफ़ी दर्द करता है, और दर्द करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मे भी हो सकता है कि बच्चा बाहर आने वाला है, आप डिलीवरी में जा सकते हैं, आप लेबर में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इस दौरान कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा पोजीशन आपको चेंज करना होगा, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत वॉक भी कर सकते हैं, इधर उधर टहल भी सकते हैं। अगर इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो क्या करना है कि पानी का इंटेक करना है, यानी कि फ्लूइड लेना है, और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। डॉक्टर को हमेशा बताते रहना है कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। कहने का मतलब कि बार बार आपको लगेगा कि पेशाब करने जाना है, बाथरूम के लिए जाना है,
तुरंत करके आएंगे, तुरंत आपको लगेगा कि बाथरूम हमको जाना है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ऐसा क्यों होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हम आपको बताए थे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। क्या होता है कि जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, यूट्रस बढ़ रहा है और यूट्रस के पीछे क्या है, ब्लाडर है, तो वहाँ पे फोर्स डालेगा। तो फोर्स डालने की वजह से क्या होता है कि ब्लाडर पे अगर प्रेशर पड़ता है तो आपको यूरिनेशन के लिए आपको लगेगा कि हमको पेशाब करने के लिए जाना है, यूरिन को पास करना है, तो ऐसा फील होगा और बार बार यही चीज फील होता है, तो इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो आपको क्या करना है कि पानी का इंटेक रात में कम करना है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रात में ही होती है, क्योंकि इसकी वजह से आपको नींद पूरी नहीं होगी। तो क्या करना है कि पानी का इंटेक रात में थोड़ा सा कम कर दें। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि अपना जो ब्लैडर है, जो जहाँ पे पेशाब भरा हुआ रहता है, यूरिन भरा हुआ रहता है, तो उसको अच्छी तरह से बिल्कुल समझिए कि हमको क्लियर करके आना है। बिल्कुल क्लियर करके वहां से आइएगा तो आपको बार बार वैसा फील नहीं होगा, क्योंकि उसको भरने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिल सकता है हीमोराइड या फिर कॉन्स्टिपेशन। हीमोराइड क्या होता है? जो पाइल्स बोलते हैं उसी को हीमोराइड बोलते हैं। और कॉन्स्टिपेशन तो जानते ही हैं, घंटों बाथरूम में जाइएगा लेकिन आपका पेट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। क्या होता है कि प्रेशर जब बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो रेक्टल वेन होता है उसमें सूजन आ जाता है। रेक्टल वेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये एनस है, एनस से रेक्टल वेन पास हुआ है, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो जिसकी वजह से सूजन आ जाता है। इसी की वजह से हीमोराइड या फिर पाइल्स जिसको बोलते हैं वो हो सकता है आपको। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको फाइबर युक्त डाइट खाना है, जैसे कि हरे साग सब्जी खाना है, हरे पत्तेदार सब्जी खाइए, वेजिटेबल खाइए, फ्रूट खाइए, सलाद खाइए। ऐसा चीज खाइए जो कि डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम ना करे, इजीली डाइजेस्ट हो जाए, तो ऐसा खाना खाना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत करते रहना है, टहलते रहना है, जिसके वजह से क्या होगा कि ये कॉन्स्टिपेशन वाला जो सिम्टम है आपको नहीं होगा। इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं इंसोमेनिया। इसमें क्या होता है कि यूट्रस की वजह से क्या होता है कि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपको बार बार वॉशरूम करने जाना है, और उसी की वजह से क्या होता है कि एक अंदर बेबी का मूवमेंट होता है या फिर भारीपन आपको लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रात में आपको नींद नहीं आता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे मान लीजिए सो गए और आपको यूरिनेशन के लिए जाना है, तो आपको तो उठना पड़ेगा, तो इसके वजह से आपको नींद पूरी नहीं होती, तो जिसको बोलते हैं कि इंसोमेनिया यानी कि नींद की प्रॉब्लम। और ये जो होता है जो आखिरी ट्राइमेस्टर यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये कॉमन होता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सोने के पहले अपना एक अच्छा पोजीशन चूज कर ले कि जिसमें आप कंफर्टेबल सो सके, या फिर जब भी आप सोने जाते हैं तो उसके पहले क्या करना है कि आपको पेशाब कर लेना है, यानी कि अपना जो ब्लैडर होता है पूरी तरह से क्लियर कर लेना है, ताकि बार बार आपको वॉशरूम करने के लिए न जाना पड़े। और इसके लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर स्ट्रेचिंग जैसे कुछ शामिल कर ले, जिससे की वजह से आप थोड़ा सा थकावट महसूस करें और आपको अच्छी सी नींद आ जाए। इसके बाद क्या आपको देखने को मिल सकता है कि पेल्विक पेन और प्रेशर, कहने का मतलब जो लोअर एब्डोमेन जो एरिया होता है जहाँ पे यूट्रस होता है उसके जगह पे आपको पेन या फिर प्रेशर यानी कि वहाँ पे भारीपन देखने को मिल सकता है या फिर दर्द देखने को मिल सकता है। ऐसा क्या होता है कि जो ग्रोइंग एरिया जो होता है तो उस पर एक वेट है, बेबी है अंदर, और बेबी का साइज बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो वो बैलून है, बैलून के अंदर वो है, और उसी की वजह से क्या होता है कि प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि वेट उस पर पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से आपको क्या होगा कि उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से आपको उसमें दर्द महसूस होगा, यानी कि पेन होगा। और ये दर्द कब होता है? जब आप टहल रहे हैं, उठ रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं खड़े होकर, तो उस समय पे ज़्यादा आपको ये दर्द महसूस होगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको कंटिन्यू कोई भी खड़ा होकर ऐसा काम ना करे कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग हो, बहुत देर तक आपको खड़ा रहना पड़े, थोड़ा देर आराम करें उसके बाद अपना काम करें। अगर इस दौरान किन्हीं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो क्या करना है कि डॉक्टर से मिलना है। वो आपको एक बेल्ट देंगे जिसके वजह से जो प्रेशर जो पड़ रहा है उस एरिया पे वो प्रेशर नहीं पड़ेगा। थर्ड ट्राइमेस्टर के आखिरी में आपको और भी क्या देखने को मिल सकता है कि प्री मैच्योर लेबर का रिस्क। क्या कहने का मतलब कि जिसमें आपको डिलीवरी होने वाला है, जिस डेट पे डिलीवरी होने वाला है उसके पहले ही सारा सिम्टम आ जाए, आपको डिलीवरी उससे पहले ही करवाना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। ये क्या होता है कि इस समय लेबर का रिस्क बढ़ जाता है समय से पहले ही, और जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा कि बच्चे के हेल्थ और ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है। इससे बचने के लिए हम आप लोग को क्या बोलेंगे कि सबसे पहले है स्ट्रेस, यानी कि जो तनाव होता है उसको एकदम कम करना है। अगर आप तनाव कम कीजिएगा तो इसमें काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। रेस्ट करें, लगातार कोई भी ऐसा काम ना करते रहे कि जिसकी काफ़ी लंबे समय तक आप खड़े रहे, रेस्ट आपको करना है। आपको इस दौरान क्या करना है कि लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है, ये आपको नहीं करना है, आपको जो फैमिली मेंबर होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको किस तरह से वो हेल्दी रख सके, किस तरह से आपका वो ख्याल रख सके। अगर इस दौरान आपको कुछ अनयूजुअल सिम्टम देखे, जैसे कुछ ऐसा सिम्टम देखे जो कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये सिम्टम नहीं होना चाहिए, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, बहुत ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है अंदर से यूट्रस, या फिर हो सकता है कि पानी बाहर आ रहा है, बहुत ज़्यादा
वेजाइना के थ्रू जो पानी निकलता है वो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो इस दौरान क्या करना है कि किसी से कोई सलाह नहीं लेना है, सीधे और सीधे अपने डॉक्टर से सलाह लेना है, तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाना है। तो ये थे थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाले कॉम्प्लिकेशन और उससे बचने के कुछ तरीके। अगर आप हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। अपने फ्रेंड और फैमिली को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना है कि बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर कोई फैमिली मेंबर ये वीडियो देख रहे हैं तो जो प्रेग्नेंट है उनका अच्छे से ख्याल रखिए और डॉक्टर के संपर्क में हमेशा बने रहिए, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर आपको सुझाव देंगे कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। किसी ऐसे इंसान से कोई भी सलाह न ले जो कि बिल्कुल जानकार न हो, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है और आपके बच्चे के लाइफ का सवाल है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।